वेलकम टू हाई स्कूल क्लासेस। स्टूडेंट, हाई स्कूल क्लासेस के एक प्यारे इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो 5 फरवरी में आपका हिंदी का पेपर होने वाला है उसमें व्याकरण खंड से क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं और क्या क्या प्रश्न पूछे जा चुके हैं। उन सारे प्रश्नों को मैं आपको अच्छे से कवर कराऊंगा। यदि आप इस वीडियो को पूरा स्किप किए देख लेते हैं और सारे क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो डेफिनेटली 15 से 20 नंबर आप व्याकरण खंड तो आसानी से कर लेंगे, ठीक है। और हिंदी में आसानी से आप टॉप कर सकते हैं। तो व्याकरण खंड से मुख्यतः क्या क्या आता है। सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो आता है काव्य की परिभाषा। स्टूडेंट, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको सारे विषयों का इम्पॉर्टेंट प्रश्न और साथ ही साथ होने वाले सभी पेपर का सलूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं काव्य की परिभाषा। तो कई सारे साहित्यकारों ने अपने अपने मुताबिक अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, जिसमें सबसे पॉपुलर जो परिभाषा है वो है आचार्य विश्वनाथ के अनुसार। तो आचार्य विश्वनाथ ने क्या कहा है, रसात्मकम वाक्यम काव्यम, अर्थात रसयुक्त वाक्य ही क्या है स्टूडेंट, काव्य है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 1 नंबर में डेफिनेटली पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, रसात्मकम वाक्यम काव्यम। ठीक है, इसके बाद जो अगली परिभाषा दी है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। इन्होंने क्या कहा, जो उक्ति हृदय में कोई भाव जागृत कर दे या उस प्रस्तुत वस्तु या तथ्य की मार्मिक भावना में लीन कर दे वही क्या है, काव्य है। ठीक है, इसके बाद पंडित जगन्नाथ ने क्या कहा कि रमणीय अर्थ के प्रतिपादन करने वाले शब्द को क्या कहते हैं, काव्य कहते हैं। तो स्टूडेंट, ये तीनों परिभाषाओं में से एक परिभाषा आपके एग्जाम में डेफिनेटली आना है, तो इन तीनों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, याद कर लीजिए। अब देखते हैं काव्य के रूप। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता होगा काव्य के मुख्यतः 2 रूप होते हैं। ठीक है, एक होता है श्रव्य काव्य, एक होता है दृश्य काव्य। अब इनकी यदि परिभाषा पूछे तो नाम से स्पष्ट है। श्रव्य काव्य मतलब जिस छंदमयी रचना का आनंद सुनकर या पढ़कर किया जाता है, याद रखिएगा, सुनकर या पढ़कर किया जाता है उसे क्या कहते हैं, श्रव्य काव्य कहते हैं। और अगला क्या है, दृश्य काव्य। दृश्य काव्य में क्या होता है, सुनकर और देखकर, ठीक है, सुनकर और पढ़कर तो ठीक है, इसमें साथ ही साथ हम देखकर भी आनंद ले सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, दृश्य काव्य। या नाम से ही स्पष्ट है, दृश्य काव्य मतलब जिसको हम देख सकें। ठीक है, जैसे नाटक हो गया, एकांकी हो गए, ये सब क्या हो गए स्टूडेंट, दृश्य काव्य कहला गए। ठीक है, अब देखिए श्रव्य काव्य जो है कई प्रकार के होते हैं, मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें होते हैं प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य या निर्बंध काव्य, उसी को बोलते हैं। तो आपका देखिए 2023 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, प्रश्न प्रबंध काव्य क्या कहलाता है। तो यह श्रव्य काव्य का एक प्रमुख भेद होता है। प्रबंध काव्य के छंद एक कथा में धागे की माले की तरह गुथे होते हैं। ठीक है, जैसे एक धागे में, ठीक है, एक माले में कई सारे धागे रहते हैं ना, उसमें कई सारे गुथे रहते हैं गुड़िया, उसी तरह इसमें क्या होते हैं, प्रबंध काव्य में कई सारे छंद रहते हैं। ठीक है, अर्थात जो रचना सूत्रों व छंदों की तारता को अच्छी तरह से निबद्ध कर दे उसे क्या कहते हैं, प्रबंध काव्य। तो ये परिभाषा आप अच्छे से याद कर लीजिए, 2 नंबर में आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और प्रबंध काव्य के उदाहरण जैसे महाकाव्य हो गया, खंड काव्य हो गया, आख्यानक नीति, इन दोनों में हमेशा अंतर पूछा जाता है, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, अब चलिए इनको डिटेल से देखते हैं। तो सबसे पहले प्रबंध काव्य का पहला भाग है महाकाव्य। तो महाकाव्य जैसे नाम से स्पष्ट है, इसमें किसी महान व्यक्ति के जीवन का पूर्ण रूप से वर्णन होता है। इसमें इतिहास, पुराण, प्रसिद्ध कथा वस्तु होती है। इसका उद्देश्य महान होता है। ठीक है, महाकाव्य का उद्देश्य महान होता है। इसका नायक धीरोदात्त, धीर ललित, धीर प्रशांत एवं धीरोदात्त गुण से क्या होता है, युक्त होता है। ठीक है, अब महाकाव्य की विशेषताएं ये भी आपके एग्जाम में पूछी जाती है। महाकाव्य में 8 या उससे अधिक सर्ग होते हैं, पहली विशेषता। चूँकि महाकाव्य बहुत बड़ा होता है जिस वजह से कई सारे छंदों का प्रयोग होता है, और इसमें मुख्यतः श्रृंगार, शांत या वीर रस प्रधान होता है। ठीक है, अगला क्या विशेषता है, महाकाव्य का प्रारंभ मंगलाचरण से होना चाहिए, अर्थात प्रारंभ में देवी देवताओं की प्रार्थना होनी चाहिए। प्रत्येक सर्ग के प्रारंभ में अंत में नवीन छंद योजना होती है। ठीक है, अब कुछ हिंदी साहित्य के कुछ महाकाव्य हैं आपके सामने, इनको रचनाकार सहित आपको याद कर लेना है। जैसे पहला महाकाव्य होगा रामचरितमानस, इसके रचयिता तुलसीदास, कामायनी के रचयिता जयशंकर प्रसाद, और प्रिय प्रवास किसकी रचना है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। उसी तरह पद्मावत मलिक मोहम्मद जासी, ये आपको अच्छे से लर्न कर लेना है, एक क्वेश्चन डेफिनेटली इससे आएगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं खंड काव्य की। तो खंड काव्य क्या होता है,
इसमें जीवन की किसी एक घटना का वर्णन होता है। ठीक है, महाकाव्य में संपूर्ण जीवन का, लेकिन खंड काव्य में जीवन की किसी एक घटना या मार्मिक अंश का पूर्णतः चित्रण होता है। ठीक है, खंड काव्य जीवन का ना तो खंडित चित्र प्रस्तुत करता है और ना ही महाकाव्य का खंड। ठीक है, ये आपको याद कर लेना है। इसके अलावा 2023 में देखिए खंड काव्य की विशेषताएं पूछी जा चुकी है एग्जाम में आपकी, तो इसको भी याद कर लेना है। खंड काव्य में जीवन की किसी एक घटना का वर्णन होता है, पहली विशेषता ये हो गई। ठीक है, और क्या लिखा है, इसमें घटना के माध्यम से किसी महान आदर्श की अभिव्यक्ति होती है, इसका नायक प्रसिद्ध होता है और संपूर्ण रचना जो होती है एक ही छंद में प्रयोज्य होती है। ठीक है, इसमें कौन से रस होते हैं, मुख्यतः श्रृंगार रस, शांत रस या वीर रस, ये आपको लिख देना है। कुछ खंड काव्य आपको याद कर लेने हैं जो एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, जैसे मैथिली शरण गुप्त, पंचवटी जयद्रथ, इनकी रचना हो गई। सुदामा चरित्र किसकी रचना है, तो नरोत्तम दास की। ठीक है, महाप्रस्थान ये है नरेश मेहता की। और इसके अलावा ठीक है, पथिक हमेशा पूछा जाता है, तो राम नरेश त्रिपाठी। इसके बाद एक और टॉपिक है आख्यान गीत, ये आपके एग्जाम में बहुत कम आता है। ठीक है, इसको आप इसके भी कर दें तो चलेगा। इसके बाद स्टूडेंट जो आपका मेन टॉपिक है वो आता है आपके एग्जाम में महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन VVI। ठीक है, तो अंतर क्या होता है, महाकाव्य में संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है, खंड काव्य में खंड जीवन का चित्रण होता है। महाकाव्य का नायक महान होता है, ठीक है, और खंड काव्य के लिए यह गुण आवश्यक नहीं है। महाकाव्य का आकार बड़ा होता है जबकि खंड काव्य का आकार छोटा होता है। ठीक है, ये आपको स्टूडेंट अंतर याद कर लेने हैं, 2 से 3 नंबर में अंतर हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं रस। तो सबसे पहली जो परिभाषा आती है वो होती है रस के कितने अंग होते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है, रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ये आपको याद कर लेना है। इसके अलावा रस की परिभाषा, ठीक है, ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है। और इसके बाद क्या होता है स्टूडेंट, सारे रस। ठीक है, सारे रस को आपको पढ़ लेना है उदाहरण सहित। ठीक है, ये आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। इसके बाद क्या आता है आपके इसमें, देखिए सबसे पहले हम चलते हैं स्टूडेंट श्रृंगार रस में। ठीक है, देखिए 2023 में पूछा जा चुका है श्रृंगार रस। ठीक है, तो श्रृंगार रस क्या होता है, जहाँ स्त्री पुरुष के प्रेम भाव का वर्णन होता है वहाँ श्रृंगार रस होता है। ठीक है, ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है संयोग श्रृंगार, एक होता है वियोग श्रृंगार। तो आपको क्या करना है, उदाहरण सहित इनको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, एक पल मेरे प्रिया के दृग पलक थे, उठे ऊपर सहेज नीचे गिरे, ये एग्जाम्पल आपको याद कर लेना है। इसके बाद वियोग श्रृंगार, मतलब जहाँ पे नायक व नायिका के बिछड़ने का वर्णन होता है वहाँ पे वियोग श्रृंगार होता है। ठीक है, हास्य रस क्या होता है, जिस काव्य को पढ़कर हंसी आ जाए हमें वही क्या होता है, हास्य रस होता है। ठीक है, देखिए क्या लिखा, वेशभूषा हाव भाव वर्णन सुनकर हंसी आती है, वहाँ क्या होता है, हास्य रस होता है। ठीक है, उदाहरण याद कर लीजिएगा, इस दौड़ धूप में क्या रखा, आराम करो आराम करो। ठीक है, इसके बाद अगला आपका रस है रौद्र रस, इसको भी याद कर लेना है। सारे रस को आपको याद कर लेना है। एक रस डेफिनेटली आपके मेन एग्जाम में पूछा जाएगा, जैसे आप देख सकते हैं करुण रस 2022 में पूछा गया, श्रृंगार रस 2023 में पूछा गया। ठीक है, उसी तरह कोई भी रस आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। अब हम आते हैं छंद पे। तो सबसे पहले देखते हैं छंद की परिभाषा। तो परिभाषा क्या होती है, वर्णों की संख्या एवं क्रम, मात्राओं की गणना तथा यति गति से संबंधित नियोजित काव्य रचना को क्या कहते हैं, छंद कहते हैं। छंद के अंग पूछ दे तो आपको याद करना है चरण, इसके बाद वर्ण या मात्रा, इसके बाद यति, गति, तुक और गण। ठीक है, ये आपको याद कर लेना है, ये तो ज़्यादा पूछा नहीं जा सकता। इसके बाद जो मेनली आपके एग्ज़ाम में 10वीं कक्षा में जो पूछा जाता है वो है सबसे पहले दोहा छंद। ठीक है, तो दोहा छंद क्या होता है, देखिए अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। दोहा जो होता है अर्ध सममात्रिक छंद होता है, यह सोरठा का उल्टा होता है। ठीक है, इसमें 4 चरण होते हैं, आप देख सकते हैं 4 चरण हैं। और क्या होता है, पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, एक उदाहरण आपको याद कर लेना, सबसे फेमस, श्री गुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार बरनो रघुवर बिमल जस जो दायक फल 4। ठीक है, देखिए आप देख सकते हैं पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं हैं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11। 2023 में ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा।
इसके बाद क्या आता है चौपाई छंद। स्टूडेंट आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन भी 2022 और 23 में पूछा गया है। तो चौपाई छंद बहुत ही सरल सममात्रिक छंद होता है जिसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, अंत में 2 गुरु जरूर होते हैं, जैसे रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। ठीक है, इसके बाद जो छंद आपके इसमें पूछा जाता है तो वो है रोला, और अगला छंद है उल्लारा। ठीक है, तो रोला क्या होता है, रोला चरण मात्रिक समछंद होता है। इसमें प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, 11 और 13 मात्राओं पर विराम होता है। प्रत्येक चरण में अंत में 2 गुरु या 2 लघु होते हैं, ये आपको याद कर लेना है। उसके बाद उल्लारा छंद भी आपको याद कर लेना है, ये भी आपके क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, आपके एग्जाम में। और देखिए जो मोस्ट है वो है गीतिका और हरि गीतिका। तो गीतिका छंद क्या है, यह सममात्रिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 14-12 की यति, यति मतलब क्या होता है, छंद को पढ़ते समय हम जहाँ पे रुकते हैं ना उसी को क्या बोलते हैं, यति। तो 14-12 यति के साथ 26 मात्राएं होती हैं। अंत में क्रमशः लघु और गुरु होता है। ठीक है, ये आपको याद कर लेना है। और एक उदाहरण जरूर याद कर लेना है, 2022 में पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हरिगीत का छंद। तो हरिगीत का चरण छंद क्या होता है, यह भी एक समछंद होता है जिसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं और 16 और 12 मात्राओं पर क्या होता है, क्या होता है, यति होती है। ठीक है, और अंत में क्या होता है, एक लघु और एक गुरु का प्रयोग होता है। अब स्टूडेंट हम आ जाते हैं अलंकार पे। तो अलंकार की सबसे पहले तो परिभाषा 1 नंबर में पूछा जाता है। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले साधनों, तत्वों या धर्मों को क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। ठीक है, अलंकार 3 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। शब्दालंकार जहाँ शब्द चयन द्वारा कथनों में क्या आता है, सौंदर्य आता है, वहाँ शब्दालंकार होता है। और जहाँ कथन में अर्थ के अकॉर्डिंग क्या होता है, सौंदर्य उत्पन्न होता है, वहाँ पे क्या होता है, अर्थालंकार होता है। इसको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, अब देखिए जो आपके मेन एग्जाम में आता है ना वो आता है पहला तो अनुप्रास अलंकार, बहुत ही सरल, जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो उसे क्या कहते हैं, अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे फेमस आपका जो उदाहरण है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल तरंग, यहाँ पे देखिए चा चा वर्ण की आवृत्ति हो रही है ना, तो क्या होगा, अनुप्रास अलंकार। दूसरा स्टूडेंट है रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार क्या होते हैं, जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप हो वहाँ क्या होता है, रूपक अलंकार। ठीक है, या दूसरे शब्दों में आप कैसा बोल सकते हैं, जब एक वस्तु को किसी दूसरी वस्तु का रूप दिया जाए, ठीक है, वहाँ क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। ये आपको याद कर लेना है। इसके बाद देखिए उपमा अलंकार मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में 2022 में पूछा गया है। तो उपमा का अर्थ होता है एक वस्तु का किसी वस्तु से समानता के आधार पर तुलना करना। ठीक है, किसी वस्तु की उसके किसी विशेष गुण या स्वभाव की विशेषता के आधार पर तुलना की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। ठीक है, पहला होता है उपमेय। उपमेय क्या होती है, जिसको उपमा दी जाती है उसे क्या कहता है, उपमेय कहते हैं, मतलब जिसकी तुलना की जाती है। ठीक है, और उपमान क्या होता है, जिससे उपमा दी जाती है, मतलब जिससे तुलना की जाती है वो क्या होता है, उपमान। और वो एक होता है साधारण धर्म। तो उपमेय और उपमान में जिस रूप, रंग और गुण के आधार पर समता प्रस्तुत की जाती है उसे साधारण धर्म कहते हैं। एक होता है वाचक शब्द। इस अलंकार के उपवाचक शब्द सो, से, सो ये होते हैं। ठीक है, ये आपको याद कर लेना है। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला, पीपल के पत्ते के समान मन क्या हो गया, डोल गया, ये आपको याद कर लेना है। इसके बाद जो आपका मेन अलंकार आता है स्टूडेंट, वो आता है अतिशयोक्ति अलंकार, आपके एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट 2022 में आ चुका, आप देख सकते हैं। तो ये क्या होता है, जहाँ उपमेय की लोक सीमा से बढ़कर प्रशंसा की जाए। ठीक है, मतलब जिस काव्य को बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाए वहाँ क्या होता है, अतिशयोक्ति, मतलब ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा के। जैसे पड़ी अचानक नदी अपार, ठीक है, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। आपको ये याद कर लेना है अच्छे से। अगला जो है स्टूडेंट वो है हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग, ये आपको याद कर लेना है अच्छे से, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बाद अनियोक्ति अलंकार, ये भी आपके एग्जाम में हमेशा देखने को मिलता है, तो इसको भी याद कर लेना है। जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु को लक्ष्य में रखकर कोई बात कही जाए, जैसे नहीं पराग मधुर मधु, ठीक है, क्या लिखा है, नहीं पराग मधुर मधु, नहीं विकारा यही काल। आपको ये उदाहरण भी क्या कर लेना है, याद कर लेना, आपके एग्जाम में डेफिनेटली आएगा। ठीक है, इसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इनको भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा।
ठीक है। तो स्टूडेंट इन प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। आपके मेन एग्ज़ाम में, वार्षिक परीक्षा में 15 से 20 नंबर में इसी वीडियो से प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है, आप अच्छे से इन प्रश्नों को हल कर लीजिए। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।